तंत्रिका तंत्र में जो लास्ट का जो पार्ट रह गया, मैंने बताया था आज जो कंप्लीट करना है अपने को रिमेनिंग पार्ट। एक तो आपको बताया था कल संवेदन, संवेदन किस तरीके से ग्रहण किया जाता है और संवेदन कौन कौन से प्रकार के होते हैं, और फिर संवेदन किस में परिवर्तित हो जाता है, आवेग के अंदर, आवेग इम्पल्स जिसको कहते हैं। जैसे कोई भी हम संवेदन लें, बॉडी को आप स्पर्श करें, मैंने बताया था, या कोई हीट है, टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है, तो जैसे ही बॉडी के संपर्क में आएगा तो जो डेंड्रॉन्स हैं तंत्रिकाओं के, वो उसको लेकर के किस में परिवर्तित कर देंगे, आवेग में। और कल आपने संरचना देखी थी तंत्रिका कोशिका की, ज़्यादातर भाग जो तंत्रिका कोशिका का होता है वो एक्सोन का बना हुआ रहता है, 80% भाग तो एक्सोन का ही बना होता है। तो इसका मतलब आवेग का जो संचरण होता है ज़्यादातर वो किसके द्वारा होता है, एक्सोन के द्वारा होता है। तो एक तो आप पढ़ेंगे आवेग का संचरण, आवेग का संचरण यानी कि प्रसारण, किस तरीके से आवेग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। इतनी तीव्र स्पीड होती है कि आप सोचते नहीं हैं, उससे पहले तो वो रिएक्शन हो जाती है। तो एक तो इसके अंदर एक्सोन के द्वारा, एक्सोन के द्वारा आवेग का संचरण। एक्सोन कल आपको बताया था, एक्सोन एक लंबी सिलेंड्रिकल बेलनाकार संरचना होती है और वो साइटोन से निकलती है, और उसका अंतिम भाग मैंने बताया था फूला हुआ होता है जिसको साइनेप्टिक नोव कहते हैं। और एक्सोन के चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उसको एक्सोलिमा कहते हैं। तो जो एक्सोलिमा होती है, जैसे ये मान लो एक्सोन है, समझिएगा इसको, ये समझने की चीज़ है। एक्सोन है ये इसका प्रारंभिक भाग है और ये इसका अंतिम भाग है। तो एक्सोन के चारों तरफ जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसको आपको बताया था एक्सोलिमा, एक्सोलिमा उसको कहा जाता है। अब अंदर जो एक्सोन के जो पदार्थ भरा हुआ होता है, यानी कि एक्सोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, उसको आपको नाम बताया था कल, एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। और जो एक्सोन के बाहर, किसी भी कोशिका के बाहर जो पदार्थ होगा उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य कोशिकीय द्रव्य। इसको अंतराकोशिकीय द्रव्य भी कह सकते हैं, लेकिन अंतराकोशिकीय द्रव्य तो हर कोशिका के अंदर है। एक्सोन के अंदर उसका एक अलग से नाम दे दिया है, एक्सोप्लाज्म। तो यहाँ पर जो द्रव होगा उसको वैसे तो कहा जाता है ECF, सामान्य भाषा में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, हिंदी में कहेंगे तो उसको कहा जाएगा बाह्य कोशिकीय, बाह्य कोशिकीय द्रव, या उसको कहते हैं ऊतकीय द्रव। क्यों ऊतकीय द्रव कहते हैं, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक बनाते हैं। तो कोशिका के बाहर है तो इसलिए इसको ऊतकीय द्रव भी कह सकते हैं और बाह्य कोशिकीय द्रव भी कह सकते हैं। अब जो प्लाज्मा झिल्ली है इसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम कह सकते हैं आयन चैनल। चैनल का मतलब जानते हैं, मार्ग, और उससे आयंस का आवागमन होता है, आयंस का विसरण होता है, इसलिए हम उसको आयन, हिंदी में कहेंगे तो चैनल्स को कहते हैं कुल्याय, यानी आयन का उससे आवागमन हो सकता है। अब अंदर किस तरह के आयंस हैं, एक तो अंदर पोटेशियम आयंस हैं। पोटेशियम आयंस पे आप जानते हैं धनात्मक चार्ज होता है। दूसरा आयंस कौन से हैं अंदर, दूसरे आयंस हैं सोडियम आयंस। सोडियम आयंस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अलावा इसमें फॉस्फेट आयंस भी हैं, फॉस्फेट या क्लोराइड आयंस भी हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो मेन जो समझने की बात है कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो इन आयन कुल्याओं के थ्रू आसानी से आ जा सकते हैं। बाहर सोडियम की जो मात्रा होती है, बाहर का मतलब बाह्य कोशिकीय द्रव में, ये अंदर से 12 गुना ज़्यादा होती है। यानी बाहर की तरफ सोडियम आयंस बाह्य कोशिकीय द्रव में कोशिका के बाहर अंदर की अपेक्षाकृत 12 गुना ज़्यादा हैं। इसी तरीके से जो पोटेशियम आयंस हैं वो अंदर, पोटेशियम आयंस लगभग 35 से 40 गुना ज़्यादा हैं। अंदर तो पोटेशियम आयंस ज़्यादा हैं और बाहर सोडियम आयंस ज़्यादा हैं। अब होता क्या है कि जो फॉस्फेट आयंस हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है, कुछ प्रोटीन्स होती हैं अंदर उन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। जब विश्राम की अवस्था है, विश्राम की अवस्था का मतलब आप कोई भी संवेदना
बाहर से नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कोई भी आपके अंदर आवेग नहीं है। तो विश्राम की अवस्था में क्या होता है कि बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज जो होता है, अब बाहर तो मैंने आपको बताया था सोडियम आयंस की मात्रा ज़्यादा है, अंदर क्या है, किसकी आयंस की ज़्यादा है, पोटेशियम आयंस की ज़्यादा है। लेकिन अंदर पोटेशियम आयंस चाहे ज़्यादा है लेकिन अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, अंदर तो चार्ज होता है नेगेटिव और बाहर चार्ज होता है, अभी आपको बता रहे हैं, बाहर चार्ज होता है विश्राम अवस्था के अंदर, वो चार्ज होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज। बाहर तो सोडियम आयन की मात्रा ज़्यादा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज है और अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये कब की बात कर रहे हैं, जबकि कोई भी आवेग का संचरण नहीं हो रहा है। जैसे आप इसके अंदर देखें, ये एक्सोन के बाहर की स्थिति है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक्सोन की, जिसको एक्सोलेमा कहते हैं। ये अंदर एक्सोन के यानी कि एक्सोप्लाज्म भरा हुआ है। ये स्टार्ट का मतलब है जबकि मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी आवेग नहीं है, तो उस समय बाहर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और अंदर चार्ज क्या है, नेगेटिव। और यहाँ पर यदि हम इस परिस्थिति में कि बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव चार्ज है, इस कंडीशन को हम कहते हैं ध्रुवन, पोलराइज्ड कंडीशन। यानी कि विश्राम अवस्था में ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी, ध्रुवन। आपकी जो एक्सोलेमा है ये किस अवस्था के अंदर है, पोलराइज्ड कंडीशन के अंदर, ध्रुवन कंडीशन में, जबकि कोई भी संवेदना का प्रसारण नहीं हो रहा है। और ये ऐसा क्यों है कि बाहर सोडियम आयंस की मात्रा अधिक है और अंदर क्या है, पोटेशियम आयंस है तो सही ज़्यादा लेकिन वो नेगेटिव आयंस के कंपैरिजन में कम है, इसलिए अंदर नेगेटिव चार्ज है। और यदि हम वोल्टामीटर लगाते हैं, जो फिजिक्स में आप काम में लेते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दें तो यहाँ पर जो कला विभव जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कहते हैं विश्राम अवस्था में, यानी कि विश्राम कला विभव, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू जो होती है -70 मिली वोल्ट होती है। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब किसी भी संवेदना का प्रसारण नहीं हो रहा है तंत्रिका के द्वारा, तो उस समय उस तंत्रिका की जो झिल्ली है, एक्सोलेमा है, उस पर कला विभव का मान कितना होता है। कला विभव का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको वोल्टामीटर से नाप सकते हैं। वो होता है -70 मिली वोल्ट। -70 मिली वोल्ट का मतलब यह है कि अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो 70 गुना ज़्यादा है बजाय कि बाहर के पॉजिटिव चार्ज के, और इसलिए हम इसको कहते हैं विश्राम कला विभव। इसकी वैल्यू हो जाएगी, विश्राम कला विभव की वैल्यू हो जाएगी -70 मिली वोल्ट। -70 कम से कम होता है, -75 भी हो सकता है। और इस समय जो एक्सोलेमा है वो किस कंडीशन में, ध्रुवीय अवस्था में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ध्रुवन। अब जब हम कोई भी इस पर संवेदना यदि प्रसारित हो रही है, यानी कोई भी हम संवेदन देते हैं या संवेदन रिसीव करते हैं, यानी यहाँ पर हमने संवेदन रिसीव किया, तो संवेदन किस में परिवर्तित हो जाएगा, आवेग के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। और आवेग का संचरण मैंने कल बताया था एक ही दिशा में होता है, एक दिशीय है, वो एक्सोन से उसके साइनेप्टिक नोब जो है, जो युग्माबंधीय कंद जो है, अंतिम भाग है, उसकी तरफ जाएगा, कभी भी विपरीत दिशा के अंदर संचरित नहीं करेगा। तंत्रिका की जो आपको संरचना बताई थी, ये मान लो ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है, और यहाँ पर अभी आवेग है फॉर एग्जाम्पल, तो आवेग की उपस्थिति के कारण, आवेग की उपस्थिति के कारण क्या होगा, जो ये आयन कुल्याएं ये खुल जाएंगी, आयन कुल्या खुल जाएंगी, और आयन कुल्या खुलने से क्या होगा कि सोडियम आयंस थोड़े बहुत अंदर आना प्रारंभ कर देंगे। सोडियम आयन के लिए ये आयन कुल्याएं खुल जाती हैं, पोटेशियम बाहर नहीं जाएंगे, सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं। तो जब सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं, पोटेशियम आयंस ऑलरेडी अंदर हैं ज़्यादा, तो अंदर जो धनात्मक चार्ज है वो अधिक हो जाएगा, किससे, ऋणात्मक से। तो अंदर जहाँ पर आवेग है उस स्थान पर क्या होगा, ये अंदर की सतह में विपरीत आवेश आ गया, यानी कि अंदर की सतह कैसी हो गई, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और बाहर की
सतह अब नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, क्योंकि सोडियम आयंस चूंकि अंदर आ गए तो बाहर की सतह हो गई नेगेटिव चार्ज। ये उल्टा प्रक्रम जो हुआ, यानी कि चार्ज का व्यतिक्रमण हो गया, इसको हम प्रोसेस को कहते हैं निध्रुवन। निध्रुवन का मतलब होता है डीपोलराइज्ड, यानी कि जो ध्रुवीय अवस्था थी वो कैसी हो गई, वो निध्रुवन, यानी कि वो डीपोलराइज्ड हो गई। इसमें देखिए आप डायग्राम में कि ये सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं। सोडियम आयंस जब अंदर आएंगे तो इस जगह पर जहाँ पर आवेग है वहाँ पर की सतह कैसी हो जाएगी, ये धनात्मक चार्ज हो जाएगी। जहाँ पर आवेग अभी नहीं गया है वो सतह वैसी की वैसी रहेगी, वो कैसी रहेगी, नेगेटिवली ही चार्ज रहेगी। अब यदि मान लो मैं यहाँ पर वोल्टामीटर लगा दूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर वोल्टामीटर लगा दूँ तो यहाँ पर जो कला विभव होगा, कला विभव का अंतर, कला विभवांतर जो होगा वो कितना होगा, वो होगा +30 मिली वोल्ट। +30 मिली वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि -70 से पहले -60 आया, -50 आया और 0 आया। 0 तक आने में कितना अंतर हो गया, 70 मिली वोल्ट का। फिर +10, +20, +30, तो टोटल अंतर कितना हो गया, 100 मिली वोल्ट का अंतर हो गया। तो ये क्या चीज़ प्रदर्शित कर रहा है कि ये आवेग उस जगह पर है, और जहाँ पर अभी आवेग नहीं पहुँचा है वहाँ अभी भी आपके जो सतह होगी वो किस तरह की होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। बाहर की सतह होगी वो पॉजिटिव चार्ज होगी। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति तो अभी कैसी है, ये तो ध्रुवन वाली स्थिति है। यहाँ पर तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ध्रुवन, और ये वाली स्थिति क्या प्रदर्शित कर रही है, निध्रुवन, यानी कि ये हो गया आपका डीपोलराइज्ड। ये तो है पोलराइज्ड और ये होगी डीपोलराइज्ड। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर आवेग नहीं है वो स्थिति तो कहलाती है ध्रुवन, पोलराइज्ड, और उस क्रिया को पोलराइजेशन कहेंगे। जहाँ पर आवेग है उस जगह को हम कहेंगे निध्रुवन, यानी कि वो डीपोलराइज्ड। अब क्या होगा, जैसे ये तो +30 मिली वोल्ट क्या कहलाता है, जैसे विश्राम कला विभव तो कितना है, -70 मिली वोल्ट, और ये होता है मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन का मतलब हो गया कला, कला में एक्साइटमेंट हो रहा है, कला के अंदर संवेदन हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कला कार्य विभव। कला कार्य विभव की वैल्यू कितनी होगी, +30 मिली वोल्ट होगी। अब देखिएगा ये संवेदना किधर जा रही है, इस तरफ जा रही है। अब इस तरफ जब संवेदना जा रही है, मान लो संवेदना अब आपकी B से लेकर के और मान लो यहाँ तक आ गई, मैं इसको पूरे को ले जाऊँ, यहाँ से B से लेकर के C पर आ गई, तो जो स्थिति अभी यहाँ पर थी वो स्थिति कहाँ पर हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। यानी कि सोडियम वो मार्ग खुल गए, सोडियम आयंस अंदर की तरफ आ रहे हैं, और सोडियम आयंस अंदर की तरफ जब आ रहे हैं तो सोडियम और पोटेशियम की मात्रा जो होगी वो फॉस्फेट की अपेक्षाकृत ज़्यादा हो जाएगी, और सोडियम के अंदर आने की वजह से अंदर का जो चार्ज होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली ही चार्ज रहेगा, और बाहर की जो सरफेस होगी वो आपको बताया मैंने, वो नेगेटिव चार्ज होगी बाहर की सरफेस। तो यहाँ पर जब आवेग है, ये आवेग यहाँ पर उपस्थित है, तो आवेग होगा तो ये चार्ज कितना रहेगा, +35 या 30 मिली वोल्ट रहेगा। अब सवाल ये है कि जहाँ से संवेदना जा चुकी है, यहाँ से संवेदना निकल गई, तो दोबारा से ये स्थिति आनी चाहिए अपनी, नहीं तो वो यदि बी ध्रुवीय या निध्रुवन रहा तो ध्रुवीय अवस्था में कैसे लौटेगी। तो ये क्या होता है, यहाँ पर दोबारा से आने वाली स्थिति जो होती है उसको हम कहते हैं पुनः ध्रुवन। ये जो स्थिति होगी वो पुनः ध्रुवन को प्रदर्शित कर रही है, रीपोलराइजेशन इंग्लिश में कहेंगे। तो पहले क्या था, पोलराइजेशन, उसके बाद क्या हुआ, डीपोलराइजेशन, अब क्या हो रहा है, रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन कैसे होगा कि जो पोटेशियम आयंस हैं वो इससे बाहर निकलेंगे, पोटेशियम आयंस ज़्यादा बाहर निकलेंगे, इनकी पारगम्यता ज़्यादा है। तो जब पोटेशियम आयंस बाहर निकलेंगे तो दोबारा से जो बाहर का चार्ज है वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा
पॉजिटिवली चार्ज। अंदर अब चूंकि पोटेशियम आयंस बाहर निकल गए तो अंदर की तरफ क्या रहेगा, डोमिनेंस किसकी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की। तो ये जो अवस्था है इसको कहते हैं पुनः ध्रुवन। यहाँ पर मैं यदि वोल्टा मीटर लगाऊंगा तो थोड़ा सा शुरू में ये 70 से ज़्यादा होगा चार्ज, 75 भी हो सकता है या 75 से 80 मिलीवोल्ट भी हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहाँ पर आ जाएगा, -70 मिलीवोल्ट पर ही आ जाएगा। तो यानी कि जहाँ से संवेदना जा चुकी है वो पहले वाली स्थिति में परिवर्तित हो जाएगा। जहाँ पर संवेदना है उसको हम निध्रुवन कहेंगे, जहाँ उसको संवेदना को जाना है, अभी आवेग को जाना है, वो कैसी स्थिति होगी, ध्रुवन वाली। जहाँ से निकल चुकी है, आप एक ही एक्सोन के अंदर तीनों अवस्थाओं की कल्पना कर सकते हैं। यानी यहाँ से तो निकल चुकी है, ये तो क्या हो गई, पुनः ध्रुवन। मान लो इसको मैं यहाँ तक बनाता, ये स्थिति को मैं यहाँ तक लेके आता तो वो क्या हो जाता, निध्रुवन। और इसको मैं इसी तरीके से छोड़ देता कि अभी इसमें और जाना है, बी से सी यहाँ खत्म कर देता और सी से डी यहाँ के लिए छोड़ देता। इसका मतलब वो कैसी अवस्था हो जाती, ध्रुवीय अवस्था। तो ये देखिए आप कि ये जो अवस्था है, आपको बताया था शुरू में सोडियम आयंस बाहर जाते हैं, अंदर जो डोमिनेंसी है वो क्लोराइड आयंस की है और उसका जो विश्राम कला विभव है वो -70 मिलीवोल्ट है। उसके बाद में आप देख रहे हैं सोडियम आयंस ने अंदर प्रवेश किया, अंदर का चार्ज विपरीत हो गया, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया, बाहर नेगेटिव, और कला विभव -70 से बढ़कर के +30 मिलीवोल्ट हो गया। फिर आप देखिए कि पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे हैं, पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पर चार्ज फिर दोबारा पॉजिटिव हो गया, अंदर नेगेटिव हो गया। तो ये क्या है, पुनः ध्रुवण की स्थिति आ गई। और यहाँ पर अभी जाना है तो इसमें देखिए तीनों हो गई, तीनों में जो मैंने बताया ना, तीनों की कल्पना कर सकते हैं। ये पुनः ध्रुवण है, ये निध्रुवण है, और इसमें अभी जाना है तो ये क्या हो गया, पोलराइज्ड। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा कि ये है अवस्था, यानी कि ये अवस्था क्या शो कर रही है आपकी पॉजिटिव वाली, कि यहाँ पर आवेग है, और अंत में ये आवेग कहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ पर कि साइनेप्टिक नोब बना हुआ है। तो ये जो क्रिया होती है आवेग के संचरण की, ये पूछा जाए आपसे कि आवेग के संचरण की क्रिया कैसी है, तो उसका उत्तर हो जाएगा विद्युत या वैद्युत जैव रासायनिक क्रिया है। वैद्युत जैव रासायनिक क्रिया का मतलब हो गया इलेक्ट्रो बायोकेमिकल प्रोसेस। आवेग का संचरण की क्रिया क्या है, एक तो मैं दे दूं, एक तो विद्युत क्रिया, दूसरा कह दूं रासायनिक क्रिया, तीसरा दे दूं जैव रासायनिक क्रिया, और चौथा कर दूं विद्युत जैव रासायनिक क्रिया। विद्युत तो आपने देखा कला विभवांतरण इसके ऊपर है, लिविंग सिस्टम में हो रहा है, एक्सोन के अंदर तंत्रिका कोशिका में तो जैव हो गई, आयन का एक्सचेंज हो रहा है तो रासायनिक क्रिया होगी। तो वैद्युत जैव रासायनिक क्रिया ये क्या है, आवेग का संचरण। अब जब क्या होगा आखिर में, ये तो हो गया एक्सोन के द्वारा, फिर अंतिम में कहाँ पहुँच जाएगी, ये इसके अंतिम सिरे पर पहुँच जाएगी एक्सोन के, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, इसको सिनेप्सिस कहते हैं। मैंने बताया ना, एक सिनेप्सिस का मतलब जहाँ पर कि दो आपके तंत्रिका कोशिकाएं मिल रही है, तो सिनेप्सिस जो जंक्शन है, सिनेप्सिस के द्वारा युग्मा बंधन जिसको कहते हैं, युग्मा बंधन, उसके द्वारा ये कहाँ जाएगी, अगले वाले तंत्रिका कोशिका के ऊपर जंप कर जाएगी। अब आपको ये भी बताया था मैंने कि दो तरह के, कल बताया था दो तरह के आपके तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। एक तो बताया था जिस पर मेडुलरी शीथ होती है, और एक बताया जिस पर मेडुलरी शीथ नहीं होती है। तो मेडुलरी शीथ वाली यदि मान लो कोई एक्सोन है, जैसे ये एक्सोन है, मान लो ये, इस पे मेडुलरी शीथ है, तो यहाँ पर तो मेडुलरी शीथ है, फिर यहाँ पर मेडुलरी शीथ हो गई, फिर उसके बाद मेडुलरी शीथ हो गई। कल तो आपको इसको एक्सोन को ऐसे बनाया था, यूँ खड़ा, अभी मैंने इसको यूँ लिटा दिया है। तो इसको तो नाम क्या दिया मैंने, नोड ऑफ रेनवियर, और इसको नाम क्या बताया था मैंने, इंटर नोड। तो जिस पर ये मेडुलरी शीथ नहीं है उस पर तो तंत्रिका इस तरीके से जाएगी, लेकिन जिस पर मेडुलरी शीथ आ गई तो एक्सोलेमा को ढक लिया मेडुलरी शीथ ने। कहाँ पर मेडुलरी शीथ नहीं है, नोड वाली जगह पर नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, ये नोड से नोड जंप करेगी। जैसे कि जो आवेग है एक नोड से इस नोड पे गया,
है ना, ये आया तो पूरा सर्किट बन गया। फिर उसके बाद में ये दूसरे नोड पर जाएगा, तो नोड से नोड जंप करती है, इसको कहते हैं बल्गी चालन, साल्टेटरी एक्शन। आवेग का एक नोड से दूसरे नोड पर संचारण होना, नोड टू नोड संचारण होना, यानी पूरी एक्सोलेमा पे नहीं जाएगी, वो केवल नोड से नोड पे जंप कर जाएगी और उसको बल्गी चालन, साल्टेटरी एक्शन कहते हैं। और इससे स्पीड बढ़ जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि एक तो मेडुलरी हमारे पास तंत्रिका कोशिका है और एक बगैर मेडुलरी यानी कि मज्जे रक्षा के विहीन यदि तंत्रिका कोशिका है, तो किसमें तंत्रिका आवेग की गति ज़्यादा होगी? तो उसका आंसर क्या होगा? मेडुलरी शीथ जिसमें पाई जाती है, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, मज्जा सहित जो न्यूरॉन है, ऐसी कोशिकाओं में तंत्रिका आवेग की गति ज़्यादा होती है। अब मान लो साइनेप्सिस वाली जगह पर हम आ जाते हैं कि जैसे इसी एक्सोन को हम आगे ले जाते हैं, तो यहाँ पर ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? साइनेप्सिस के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो इस जगह पर ये मान लो आगे जाके ये बन गया, क्या बन गया? सिनेप्सिस बन गई। मैंने बताया ना कल इस तरह का डायग्राम बनाया था। सिनेप्सिस युग्मा बंधन कंद यानी कि नोव, साइनेप्टिक नोव या युग्मा बंधन कंद। और इसमें आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर एसिटाइल कोलिन नामक रासायनिक पदार्थ इसके अंदर भरा रहता है, जिस पे क्वेश्चन आता है ये तंत्र का आवेग को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर ये प्रसारित करता है। तो तंत्र का संचरण में कौन सा रसायन पदार्थ मदद करता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा एसिटाइल कोलिन। इसलिए इसको तंत्रा संचारी पदार्थ के नाम से भी जानते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। और ये भी बताया था आपको कि जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो उसको कौन बनाता है? उसके लिए मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये कोशिका विज्ञान के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिटाइल कोलिन का संचरण या एसिटाइल कोलिन का संश्लेषण कौन सा कोशिका अंग करता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एक्सोन हो गया, एक्सोन का अंतिम सिरा। और इसके चारों तरफ एक रिम होती है। रिम का मतलब एक गोलाकार आकृति की एक संरचना होती है, जिसमें कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज नामक एंजाइम भरा रहता है। अब इसके बाद में एक गैप होगा। गैप को क्या कहेंगे हम? यो युग्मक बंदी स्पेस, सिनेप्सिस तो पूरा है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं उसको, विदर, युग्मा बंदिन विदर यानी कि जो जगह खाली है, 300 से 400 एंगस्ट्रॉम की होती है ये। और इसके बाद में मान लो आपके पास में ये दूसरा तंत्रिका कोशिका है, तो दूसरी तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग होगा? इसके बाद में कौन सा भाग होगा तंत्रिका कोशिका का? दूसरा वाला, डेंड्रॉन। ज़्यादातर जो संधि बनती है एक्सोन के अंतिम सिरे और डेंड्रॉन के बिगिनिंग के अंदर बनती हैं। मेरा जरा वो लिख देंगे क्या डेट्स वाइज? पहले कह दिया। हाँ, ये डेंड्रॉन। तो ये तो हो गया एक्सोन का अंतिम सिरा। और ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा डेंड्रॉन। दूसरा जो न्यूरॉन है उसका ये डेंड्रॉन हो गया। इसको हम प्री साइनेप्टिक नोब भी कह सकते हैं, यानी कि युग्मा बंधन बनने से पहले वाला न्यूरॉन, प्री यानी पूर्व युग्मा बंधन कंद। और उसको क्या कहेंगे? पोस्ट युग्मा बंधन कंद, यानी कि साइनेप्सिस के बाद में बनने वाला जो न्यूरॉन है या पाए जाने वाले न्यूरॉन है उसको पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे। और इसके अंदर तो केवल जो आपको बताया था साइटोप्लाज्म ही होगा। ये जो जगह है ये है आपकी युग्मा बंधन यानी साइनेप्सिस, विदर का मतलब क्लेफ्ट। और ये होती है 300 से 400 एंगस्ट्रॉम। अब क्या होता है जब यहाँ पर आवेग उपस्थित है? आपको क्या बताया मैंने? जब आवेग यहाँ पर उपस्थित है, इसी स्थिति की कल्पना कीजिएगा। तो आवेग उपस्थित होगा यहाँ पर, तो अंदर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर। यदि आवेग उपस्थित है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और बाहर की तरफ कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और ये जो स्थिति है ये क्या कहलाएगी? बी निध्रुवन। इसको हम कहेंगे निध्रुवन, यानी कि डीपोलराइज्ड
डीपोलराइज या डीपोलराइजेशन। और यहाँ पर कला विभव कितना होगा, क्या बताया था मैंने, यदि आप +30, प्लस भी बोलिएगा, +30 मिलीवोल्ट का यहाँ पर कला विभव होगा। अब क्या होगा, जब +30 मिलीवोल्ट का यहाँ कला विभव है तो उस समय ये साइनेप्सिस जो है जगह, साइनेप्टिक नोब जो है, यहाँ पर जो ECF है आपका बाह्य कोशिकीय द्रव, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसमें कुछ कैल्शियम आयंस इसके अंदर प्रवेश करने लगते हैं ECF से। इस +30 मिलीवोल्ट कला विभवांतरण की उपस्थिति के कारण ECF में उपस्थित कैल्शियम आयंस इस साइनेप्टिक नोव के अंदर चले जाते हैं। और ये कैल्शियम आयंस क्या करते हैं, इन एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स को कहाँ पर लेके आते हैं, सतह की ओर लेकर के आते हैं। एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स को सतह की ओर लेके आएंगे, और जब ये सतह से टकराएंगी, फ्यूज होंगे एसिटाइल कोलिन वेसिकल, तो अपने पदार्थ को किस में डाल देंगी, ये किस में डाल देंगी, ये डाल देंगे उसको, अपने पदार्थ को साइनेप्टिक विदर, यानी युग्माबंधन विदर के अंदर डाल देंगी। अब यहाँ पर क्या होते हैं, रिसेप्टर साइट, यानी कि जो ग्रहणी स्थल, यानी कि जो किसको ग्रहण करेंगे, ये ग्रहणी स्थल, रिसेप्टर साइट, ये एसिटाइल कोलिन को ये ग्रहण करेंगे, ग्रहणी स्थल यानी रिसेप्टर साइट, ये इसको ग्रहण करेंगे। तो जैसे ही ये एसिटाइल कोलिन वेसिकल निकल के इसमें से आया और इसको टच किया, तो ये जो आवेग है ये दूसरे तंत्रिका कोशिका पर अपने आप प्रसारित हो जाएगा। और यह अपने आप स्थिति कैसी हो जाएगी, ये अपने आप स्थिति हो जाएगी निध्रुवन वाली स्थिति हो जाएगी, यानी अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। इस तरह से इसका संचरण फिर आगे हो जाएगा और डेंड्रोन से कहा जाएगा साइटोन में, साइटोन से एक्सोन में, फिर ये अंतिम है। तो ये किसी भी जो आपका इफेक्टर ऑर्गन है, प्रभावी अंग, पेशी है या आपका ग्रंथि है, वहाँ पर आके संवेदना आ जाएगी। पेशी है तो उसमें गति होगी और ग्रंथि है तो उससे हार्मोन्स का स्त्रावन प्रारंभ हो जाएगा और उससे संबंधित क्रिया उसके अंदर होगी। अब सवाल ये कि ये एक बार में करीब 100 से 150 एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स बाहर निकल के आ जाती हैं। अब ये लगातार एसिटाइल कोलिन वेसिकल बाहर निकल के आती गई तो थोड़ी देर बाद तो ये काम बंद हो जाएगा, थोड़ी देर बाद तो ये संचरण ही बंद हो जाएगा, तो आदमी कोई रेस्पॉन्स ही नहीं देगा किसी भी संवेदन के लिए। तो जब ये एसिटाइल कोलिन वेसिकल, एक तो ये कल्पना करें कि सारी बाहर आ गई और सारी बाहर आकर के कार्यस्थलों को उसने ढक लिया, यानी कुछ बाहर के निकल होके आ गए और कार्यस्थल को ढक लिया। ये कार्यस्थल से जब तक अलग नहीं करोगे आप तो नई एसिटाइल कोलिन वेसिकल को कार्यस्थल कैसे मिलेगा, रिसेप्टर साइट कैसे मिलेगा, और वो संवेदना प्रसारित नहीं होगी। तो जैसे ही इसका कार्य खत्म हो जाता है तो ये कार्यस्थल से हट जाती है और हटके क्या होगा, यहाँ पर ये जो मैंने जगह बनाई है ना, ये पूरे इसके चारों तरफ ऐसे, यहाँ पर एक एंजाइम होता है कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। ये कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, इसके अंदर जो युग्माबंधन कंद है, इसके चारों तरफ ये कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम भरा हुआ रहता है। तो जैसे ही एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स ने अपना कार्य खत्म किया, ये कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम बाहर निकलेगा किसके अंदर, युग्माबंधन विदर में, और उन एसिटाइल कोलिन वेसिकल को डिसॉल्व कर देगा। डिसॉल्व किस में करेगा, एसीटेट और कोलिन में। एसिटाइल कोलिन किससे मिलके बना हुआ है, एसिटाइल कोलिन जो है वो एसीटेट और कोलिन से मिलकर के बना हुआ है। एसीटेट यानी कि एसिटिक अम्ल प्लस कोलिन, तो ये एसीटेट और कोलिन में जब इसको डिसॉल्व कर दिया तो ये एसीटेट और कोलिन दोबारा से किस में प्रवेश कर जाएंगे, इस साइनेप्टिक नोब में प्रवेश कर जाएंगे, युग्माबंधन कंद में प्रवेश कर जाएंगे, और वहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया उन एसीटेट और कोलिन को दोबारा से मिला करके फिर नया क्या बना लेंगे, एसिटाइल कोलिन बना लेंगे। तो हमारी बॉडी में एसिटाइल कोलिन की कमी नहीं होगी, चाहे कितना भी तंत्रिका का आवेग हम प्रसारित करते रहें। ये खर्च हो रहा है, खर्च का मतलब ये बाहर निकल रहा है, फिर दोबारा से अंदर ले लिया जाता है। तो एक तो आपसे पूछा जाए कि तंत्रिका आवेग के संचरण में कौन सा पदार्थ मदद करता है, तो वो तो आ जाएगा एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का संश्लेषण कौन का कोशीय अंग करता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। एक समय में कितने बाहर निकलते हैं, 150 से 200।
गैप कितना होता है 300 से 400। जहाँ पर आवेग नहीं है वो अवस्था कहलाती है ध्रुवन, और उसको हम एक्सोलेमा को कहेंगे ध्रुवीय। और जहाँ पर उसको वो उपस्थित है उसको कहते हैं निध्रुवन। जहाँ से निकल चुकी है उसको कहते हैं पुनः ध्रुवन। विश्राम अवस्था में कला विभव होता है -70। जब आवेग उसमें उपस्थित है तो कला विभव हो जाता है +30। इस तरीके से ये प्रसारण होता है। और साइनेप्सिस का प्रसारण की क्रिया जो बताई थी वो मैकलेनन वैज्ञानिक ने और डाले वैज्ञानिक ने, मैकलेनन और डाले ने इसके बारे में बताया था कि ये साइनेप्सिस से किस तरीके से प्रसारित होती है। और साइनेप्सिस नाम जो दिया है वो चार्ल्स शेरिंगटन वैज्ञानिक ने तो नाम दिया है किसका, साइनेप्सिस का। चार्ल्स शेरिंगटन वैज्ञानिक ने तो नाम दिया है साइनेप्सिस का। और साइनेप्सिस के संचरण की जो क्रिया है वो बताइए डाले वैज्ञानिक और मैकलेनन वैज्ञानिक ने। आप देखिए इसमें मैंने उस डायग्राम को वहाँ ऐसे बनाया, यहाँ इसको इस तरीके से बना दिया। ये आपका एक्सोन था, ये आपका मैंने बताया प्री साइनेप्टिक नोव है, ये नेक्स्ट वाले न्यूरॉन का डेंड्रॉन है, पोस्ट साइनेप्टिक नोव। दोनों के बीच में जो जगह है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट यानी युग्मा बंधन विदर कहते हैं। ये डेंड्रॉन होगा और ये क्या है, एक्सोन है। इसका अंतिम सिरा है एक्सोन का। मैंने बताया था कि जब यहाँ पर पहुँच जाती है आवेग तो कैल्शियम आइंस के लिए ये चैनल्स हैं, खुल जाते हैं, कैल्शियम आइंस अंदर जाएंगे और वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है साइनेप्टिक वेसिकल एसिटाइलकोलिन की बनी है, इनको यहाँ पर लेके आते हैं इसके अंतिम सिरे पर। वहाँ पे आके ये वेसिकल फट जाती है और अपने पदार्थ को इसमें बाहर निकाल देती है। जैसे ही पदार्थ ये इसको स्पर्श करता है तुरंत ही ये आवेग इस पर संचरित हो जाता है। उसके बाद ये पदार्थ डिजोल्व हो जाएगा, दोबारा से ये एसीटेट और कोलिन अंदर चले जाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया इसको एसिटाइलकोलिन में कन्वर्ट कर देंगे। ये तो होगी प्रसारण की क्रिया और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब लास्ट में क्या है आपके प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब आप समझिएगा, कोई भी हमारे वातावरण में कोई परिवर्तन हो, तो वातावरण में परिवर्तन हो तो हम उस परिवर्तन के विरुद्ध अपना क्या रिएक्शन शो करें। अचानक हमारे वातावरण में कोई परिवर्तन हो तो हमारी बॉडी उस परिवर्तन के प्रति जो रिएक्शन शो करती है, अनुक्रिया शो करती है, उसको हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया दो कार्य की, इसकी कार्यविधि कैसे ये संचारित होती है साइनेप्सिस के थ्रू आवेग, शेरिंगटन वैज्ञानिक ने इसका नाम बताया था। अब देखिए प्रतिवर्ती क्रिया जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो होती है बगैर किसी कंडीशन के, अनकंडीशनड, अप्रतिबंधित। दो तरह की यदि आपको पता हो प्रतिवर्ती क्रियाएं दो तरह की होती हैं। एक तो रिफ्लेक्स एक्शन कौन दर्शाता है, मैंने बताया था मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। एक तो होती है अप्रतिबंधित, यानी कि अनकंडीशनड अप्रतिबंधित। अप्रतिबंधित क्रिया जो होती है वो जन्म से होती है हमारे अंदर। अभी आपको बता रहे हैं जन्म से जो क्रियाएं होती हैं वो तो होती हैं अप्रतिबंधित। जन्म का मतलब ये है कि वो हमारे पेरेंट्स से और ऑफस्प्रिंग के अंदर अपने आप संचारित होती रहती है, ट्रांसफ़र होती रहती है। हमारे पेरेंट्स से हमको मिलती है, फिर हमारे बच्चों को ट्रांसमिट हो जाएगी, ये भी तो जन्म से होगी। दूसरी ये जो क्रियाएं हैं ये क्रियाएं परमानेंट होती हैं, स्थायी, यानी हमारे जीवन भर रहती हैं। किसी को कोई चोट लग जाए स्पाइनल कॉर्ड को तो अलग बात है, अदरवाइज ये जीवन भर रहती हैं हमारे साथ में। दूसरी बात ये मैंने बताया था इनहेरिटेबल होती हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर। जैसे कि अप्रतिबंधित क्रिया के अंदर आप देखें, जैसे मैंने बताया था आप किसी अपने बॉडी पार्ट को किसी गर्म वस्तु से स्पर्श करें तो आप सोचेंगे नहीं कि मुझे क्या करना है, आप इमीडिएटली अपने हाथ को हटा लेंगे। तो ये कैसी क्रिया है, ये अप्रतिबंधित क्रिया है। अब इसके अलावा दूसरा, जैसे आपको कोई पिंच चुभोए तो आप सोचेंगे थोड़ी मुझे क्या रिएक्शन करना है, आप अपने हाथ को इमीडिएट हटा लेंगे। इसी तरीके से छींकना, स्नीजिंग की जो क्रिया होती है, छींकने की क्रिया, तो ये किस तरह की क्रिया है स्नीजिंग, ये है प्रतिबंधित। इसलिए खांसना,
फिर हिचकी आना और उबासी आना। ये सब किस तरह की क्रियाएं? ये अप्रतिबंधित तरह की क्रियाएं। दूसरा मैंने आपको बताया गर्म वस्तु को टच कर लें, ठंडी वस्तु को टच कर लें, अपने हाथ में मूवमेंट हो, कोई पिंच हुए अपने हाथ को अपनी जगह पे ले आए, ये सब अप्रतिबंधित क्रिया है। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि जन्म लेने के बाद में सीखते हैं, लर्निंग प्रोसेस जिसको कहते हैं, वो जो क्रिया होगी वो प्रतिबंधित क्रिया होगी। और मैंने आपको बताया होगा पाचन तंत्र के अंदर कि जो अप्रतिबंधित क्रियाएं वो मार्शल हॉल वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताई थी। तो मार्शल हॉल को तो जनक माना जाता है अप्रतिबंधित क्रिया का। और प्रतिबंधित क्रिया है यानी हम जनरेट कर सकते हैं, किसी के अंदर हम प्रतिवर्ती क्रिया हम पैदा कर सकते हैं, वो मैंने बताया था इवान पावलोव वैज्ञानिक ने। इवान पावलोव ने सबसे पहले सलाइवा का सीक्रेशन, लार का स्त्रावन किसके अंदर? डॉग के अंदर सबसे पहले प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में बताया था। उनको नोबेल प्राइज मिला था एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो वो प्रतिबंधित क्रिया है। प्रतिबंधित का मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल बताया था कि जैसे उन्होंने क्या किया था कि डॉग को वो किसी ऊंचाई वाले स्थान से खाना देते थे और उसके साथ क्या करते थे? घंटी भी बजाते थे। तो यानी बार बार ये करते थे, घंटी बजाई और ऊपर से डॉग को रोटी डाल दी। तो ये इसको कई महीनों तक वो करते रहे। तो उन्होंने देखा था कि जब वो घंटी बजाते हैं और कुत्ते को रोटी देते हैं ऊपर से, तो उसके लार का स्त्रावन होता है। वो जम करके रोटी लेता है, उसका लार का स्त्रावन करता है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उसको जब कई महीनों तक ये ट्रेनिंग दे दी, तो उन्होंने फिर क्या किया? घंटी बजाई, लेकिन खाना नहीं दिखाया उसको, ना तो चपाती दी और ना उसको दिखाई। फिर भी उन्होंने देखा कि उसके सलाइवा का सीक्रेशन हो रहा है, यानी डॉग के अंदर वो क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया उत्पन्न हो गई डॉग के अंदर, कि उसको ये पता है कि जब घंटी की आवाज़ सुनाई देगी तो मुझे खाना जरूर मिलेगा। तो उस एंटीसिपेशन में उसके लार का स्त्रावन होता था। तो लार का स्त्रावन इंड्यूस किया, तो इसलिए ये कैसी हो गई? क्रिया हो गई प्रतिबंधित क्रिया। मैंने आपको बताया था, यदि आपको याद हो, पाचन तंत्र के अंदर जैसे आप खाना देख लें, खाने का होना तो क्या चीज़, जब आप मुंह में जाएगा खाना जब भी तो लार का स्त्रावन होगा। लेकिन खाना आपने देखा और आपको पता है कि भी खाना है, ये मैं टेस्ट करूँगा, आई विल एन्जॉय दी फूड। खाने को देखा आपने, या मैंने ये तक बताया था आपको कि खाने को टेस्ट किया, देखा, और खाना देखा नहीं और टेस्ट भी नहीं किया और खाने के बारे में सोच भी लिया आपने। जैसे कोई फेवरेट स्वीट है और आपके उसका इमेजिन कर लें, तभी भी आपकी बॉडी में, आपके मुंह में लार का स्त्रावन अपने आप हो जाएगा। तो ये आपने जनरेट की ना अपने अंदर। जैसे मान लो आप बहुत ही खाने के मामले में पर्टिकुलर है कि मुझे शाम को 8 बजे खाना चाहिए और कई सालों से आप यही है, तो 8 बजे आपको अपने आप ये लगेगा कि मुझे खाना खाना है। तो ये आपके अंदर ऑलरेडी आपकी हैबिट की वजह से ये रिएक्शन डेवलप हो गई। तो सलाइवा का सीक्रेशन ये किस तरह का हो गया? प्रतिबंधित। आप साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाना, साइकिलिंग करना, ये कैसी, ये प्रतिवर्ती क्रिया है? प्रतिबंधित क्रिया है साइकिलिंग। यानी आप शुरू में जब साइकिल चलाना या कोई व्हीकल चलाना, साइकिल का मतलब व्हीकल चलाना कोई भी, चाहे 2 व्हीलर चलाएं या 4 व्हीलर चलाएं, तो वो आपने सीखा उसको चलाना। तो सीखने का मतलब ये कि आपसे जन्म से नहीं था वो आपने सीखा उसको। अब वो परमानेंट नहीं है, यदि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं या उसके संपर्क में नहीं रहते हैं कई सालों तक, तो उसको भूल भी सकते हैं, फिर आपको नए सिरे से उसको सीखना पड़ेगा। तो आप जब सीखते हैं तो बड़े कॉन्शियस होकर कि किधर तो पैडल है या किधर ब्रेक है या किधर एक्सीलेटर है, गलती भी होती है। लेकिन जब परफेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपके प्रतिवर्ती क्रिया हो गई। इसी तरीके से आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं तो उसको सीखते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के बाद में आपको हारमोनिया का कीबोर्ड देखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, या और कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है देखने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रतिवर्ती क्रिया आपके लर्निंग प्रोसेस के अंदर आ गई। ऐसे ही आप टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर पे या टाइपराइटर पे, तो पहले शुरू में तो कीबोर्ड देखेंगे एक एक, जब बाद में अच्छे टाइपिस्ट हो जाएंगे तो कीबोर्ड देखने की ज़रूरत नहीं है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, टाइपिंग करना, आपका व्हीकल को ड्राइव करना, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब किस तरह की क्रियाएं? सारी की सारी प्रतिबंधित क्रियाएं होती हैं। तो 2 तरह की क्रियाएं हो गई। जो अप्रतिबंधित क्रिया है वो जीवन भर रहती हैं, ये जीवन भर नहीं रहती। आप इसके संपर्क में नहीं रहेंगे तो कुछ दिन बाद ये
डिसअपियर हो जाएंगी, फिर आपको दोबारा से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर वो जा कर के रीअपियर होंगी। लेकिन ये क्रियाएं हमेशा लाइफ लॉन्ग हमारे अंदर रहती है। अब जो प्रतिवर्ती क्रिया एक निश्चित मार्ग से गुजरती हैं और उस मार्ग को हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप या प्रतिवर्ती मार्ग, और वो एक चाप के रूप में होता है, उसको हम रिफ्लक्स आर्क कहते हैं। अब देखिए रिफ्लक्स आर्क के अंदर कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एक मिनट जरा नेक्स्ट करिएगा जरा, आपको अभी जो मैंने समझाया था कौन कौन सी क्रिया हैं, प्रतिबंधित और उद्दीपन और अनुक्रिया। जैसे प्रतिबंधित, ये देखें आप, ये पलकों का टिमटिमाना, कोई भी चीज़ आपके आईलिड पर टच कर जाए तो आप उसमें क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने भी बताया वही है पलकों का टिमटिमाना। कोई चीज़ आप आईलिड को टच करेगी तो आईलिड अपने आप इस तरीके से झपकना है आपको उसकी सुरक्षा के लिए। तो ये भी किस तरह की क्रिया है, प्रतिवर्तित क्रिया। भोजन को निगलना, भोजन जैसे ही आपके पश्च भाग में जाएगा मुखग्रासन गुहिका के, आपका अल्टीमेटली मैंने बताया था यहाँ पर जो गलट होता है वो खुल जाएगा, वो मार्ग, और भोजन अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से खांसना, छींकना, कोई भी भारी कण आपके अंदर जाएगा वायु से और यहाँ पर इरिटेट करेगा नेजल एपिथेलियम को, तो छींक आएगी जब तक कि वो बाहर नहीं निकल जाएगा, और आपकी ट्रेकिया में चला गया तो खांसी आएगी, और जब तक वो आती रहेगी जब तक कि वो बाहर नहीं जाएगा। तो खांसना, छींकना, ये बिल्ली के कानों को हिलाना, ये पहले एग्जाम्पल देते थे। ये कोई भी चीज़ है, हाथों को तेज़ी से खींचना, मैंने बताया किसी गर्म पानी से आप गर्म पानी में हाथ डाल दें, आयरन को टच कर दें, प्रेस को, इमीडिएटली आप उसको अपने हाथ को वापस ले जाएंगे। तो ये क्रिया कितने समय में, बहुत कम समय में होती है, और उसमें क्या क्या हमारे शरीर के अंदर हो जाता है। एक मिनट अगली वाली ये स्लाइड लास्ट वाली करिएगा जरा, देखिएगा ये पूरा प्रतिवर्ती चाप है। तो प्रतिवर्ती चाप के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं आती हैं। एक तो जैसे मान लो आपने अपने फिंगर से किसी को टच किया, गर्म चीज़ को, ठंडी चीज़ को, तो ये आपकी त्वचा के ऊपर क्या है, संवेदी अंग है, और उसके नीचे तंत्रिकाएं, तो उनके डेंड्रोन्स यहाँ पर हैं। तो सबसे पहला घटक प्रतिवर्ती क्रिया में या प्रतिवर्ती मार्ग में क्या होता है, वो होता है रिसेप्टर, संवेदी अंग। अब इसको हम रिफ्लक्स आर्क क्यों कहते हैं, चाप, यानी यहाँ से आप देखें तो ये चाप बन रहा है ना इस तरह का, तो इसलिए इसको हमने नाम दे दिया प्रतिवर्ती चाप। तो सबसे पहला घटक तो हो गया संवेदी अंग, वो हमारी त्वचा के ऊपर होते हैं, जिससे हम बाहरी वातावरण से संवेदना को ग्रहण करते हैं। अब उसके बाद में ये देखिएगा यहाँ से ये वाला मार्ग, ये तो स्पाइनल कॉर्ड है, आपको बताया मेरुरज्जु का अनुप्रस्थ काट मैंने बताया। यहाँ से ये सेंसरी न्यूरॉन है, जैसे आपके हाथ में यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन जाएंगे, संवेदी तंत्रिकाएं, या जिसको हम कहते हैं एफरेंट न्यूरॉन, अपवाही ये तंत्रिका होती हैं। तो ये यहाँ पर इनका डेंड्रोन होगा, तो डेंड्रोन क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा संवेदन को, और रिसीव करते ही अभी क्या बताया मैंने, वो संवेदन किस में प्रवर्तित हो जाएगा, आवेग में, और वो आवेग सेंसरी या संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा, ये यहाँ पर आपको मैंने एक संरचना बताई थी, पृष्ठ श्रृंग, ऐसे बताया ना, बटरफ्लाई शेप्ड, डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, और ये बताया मैंने डॉर्सल हॉर्न के द्वारा संवेदी तंत्रिकाएं आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश करती हैं। तो ये यहाँ पर ये प्रवेश कर रहा है, ये सेंसरी न्यूरॉन ये प्रवेश कर रहा है, कहाँ पर प्रवेश कर रहा है, ग्रे मैटर के अंदर। ग्रे मैटर किसका, स्पाइनल कॉर्ड का। अब ये एक भी तंत्रिका हो सकती है यहाँ से यहाँ तक, या तंत्रिकाओं की चेन भी हो सकती है, यानी एक छोटी तंत्रिका है तो उसका जो एक्सोन का अंतिम सिरा है वो उसके आगे वाले के डेंड्रोन से, साइनेप्सिस से जुड़ जाएगा, और उसके बाद फिर तंत्रिका है तो उसका एक्सोन का अंतिम सिरा अगले वाले की डेंड्रोन से, या एक अकेला भी हो सकता है। तो ये पहुंच गया आपके, ये जो पृष्ठ श्रृंग था डॉर्सल हॉर्न, उसके थ्रू ग्रे मैटर के अंदर, ये सेंट्रल कैनाल बताया था, ये ग्रे मैटर है बटरफ्लाई शेप, इसके बाहर क्या है, ये वाइट मैटर है। तो ये ग्रे मैटर के अंदर पहुंच गया। अब इनके बीच में एक छोटे न्यूरॉन भी होते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यदि नहीं है तो यहाँ पर साइनेप्सिस डायरेक्ट किससे बन जाएगा, चालक तंत्रिका के साथ बन जाएगा, मोटर न्यूरॉन के साथ। यदि होगा तो एक साइनेप्सिस यहाँ बनेगा और एक साइनेप्सिस यहाँ बनेगा, दो बन जाएंगे। छोटे साइज के न्यूरॉन भी हो सकते हैं, जिनको हम कहते हैं मध्यवर्तीय तंत्रिकाएं, यानी वो सेंसरी से मोटार के अंदर उस आवेग को प्रसारित कर देंगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। नहीं है तो इसमें डायरेक्ट बनाया ये हमने क्या, चालक तंत्रिका। मैंने आपको बताया था
जो नीचे वाले हॉर्न होते हैं उनको अधर श्रृंग कहते हैं, ऊपर वाले होते हैं उनको डॉर्सल हॉर्न कहते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड के अधर श्रृंग से, वेंट्रल हॉर्न से ये मोटर न्यूरॉन, ये लिखा हुआ है मोटर न्यूरॉन, ये बाहर निकलता है। अब इस मार्ग को क्या कहते हैं हम? वेंट्रल रूट, क्योंकि ये वेंट्रल साइड में। उस मार्ग को क्या कहते हैं? डॉर्सल रूट, क्योंकि वो डॉर्सल साइड में। अब जब ये बाहर निकला और निकल करके इसका जो अंतिम सिरा होगा वो किससे जुड़ जाएगा? आपके इफेक्टर ऑर्गन से। इफेक्टर ऑर्गन क्या होगी? जैसे ये दोबारा से मोटा न्यूरॉन आएगा तो यहीं हाथ में ही आ जाएगा, यूँ, यहाँ से यूँ गया स्पाइनल कॉर्ड में, फिर यूँ आ गया तो चाप बन गया एक। और ये इफेक्टर ऑर्गन क्या है आपका? पेशी, ये आपकी हाथ की पेशी। तो पेशी के अंदर जब आवेग आएगा तो पेशी में गति होगी, और गति होते ही आप अपने हाथ को हटा लेंगे। तो ये बहुत कम समय में ये पूरी की पूरी क्रिया हो जाती है कि हम संवेदन ग्रहण भी कर लेते हैं। संवेदी अंगों से ये यहाँ चला भी जाता है, और वहाँ से ये फिर वेंट्रल हॉर्न के द्वारा, वेंट्रल रूट के द्वारा प्रभावी अंग के अंदर भी ये आ जाता है। तो ये पूरा एक मार्ग बन गया आपका। तो ये मार्ग क्या है? प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लक्स आर्क जिसको कहते हैं, और ये पूरी क्रिया कहलाती है रिफ्लक्स एक्शन। तो ये सारा की सारा आपका तंत्र का तंत्र है। अब देखिए, आपको कल मैं क्लास लूँगा इसी टाइम, मतलब वो भी 4:15 बजे, जो भी 4-4:15 बजे, आपको जनन तंत्र जैसे मुझे बताया गया, अंतःस्रावी तंत्र तो आपने कर लिया, वो जैसे भी किया हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है टॉपिक बहुत ज़्यादा। हॉर्मोन्स पे क्वेश्चन, टॉपिक ख़त्म हो गया। अब ये मेरे से क्वेश्चन पूछ लो तुम, जो भी तुम